नमस्कार। आज हम जो भाग 4 में आप लोग को एक आर्टिकल 41 तक पढ़ा चुकी हूँ, उसमें का जो बचा हुआ है आपका 42 से लेके 51 तक आर्टिकल आज आप लोग को बताना है। देखिए, भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देश तत्व है जो बताई हूँ, वैसे आप लोग को इसमें बताना है कि आर्टिकल 42 में क्या कहता है। आपको तो पता है कि आर्टिकल 36 में कह रहा है कि राज्य की परिभाषा बताया है। आर्टिकल 37 में बताया है कि जो भी आपको यहाँ पे 51 तक जो मिल रहा है, अगर न मिले तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो। आप कोई कोर्ट कचहरी नहीं कर सकते हो कि हमें इस कोर्ट में जाके ये चीज़ करना है, हमें नहीं अधिकार जो मिल रहा है हमें मांगना है, तो इस आर्टिकल में आपको नहीं मिल सकता है। आपको पहले बता दी हूँ कि मार्कशीट जो था, वो मार्कशीट जो है, जो रिपोर्ट कार्ड होता है, ये भाग 3 जो है वैसे है, ओरिजिनल के टाइप में, और ये उसका फोटोकॉपी। अगर ये भूल जाए तो इसका मतलब नहीं बनता, यानी कि सेम वैसे ही नहीं बनाया गया है कि मतलब सेम वही चीज़ है। बस यही कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे आपको ये अधिकार जो यहाँ पे आर्टिकल 4 में, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है, इसमें अगर इस आर्टिकल में आपको नहीं मिल रहा है, भाग 4 में जो अधिकार दिया जा रहा है ये नहीं मिल रहा है, तो इससे आप कोई मतलब परेशान नहीं हो सकते, कोई न्यायालय आप नहीं जा सकते हो। यहाँ पे आर्टिकल 42 में कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता का उपलब्ध कराना। ये क्या है? ये बशर्ते ये क्या है आप लोग ये समझो। देखो, कह रहा है कि जो काम आप करते हो, काम आप कर रहे हो, तो आपको न्याय संगत, आपके जो मन में है, जैसे कि आप जितना काम करने योग्य हो उतने ही कर सकते हो। जो मतलब कि आपको ये नहीं कि कोई लेडीज़ है, यानी ये सिर्फ औरतों के विषय में ही, और इसमें थोड़ा पुरुषों के विषय में बताया गया है, लेकिन ज़्यादातर औरतों के विषय में बताया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई लेडीज़, कोई औरत, कोई स्त्री वो काम कर रही है तो वो अपने बल के अनुसार ही काम करेगी, ये न्याय संगत के ही अनुसार काम करेगी, या फिर वो करेगी मानवोचित दशाएं। क्या है मानवोचित दशाएं? यानी कि अगर उसका मन, अगर उसका तबीयत खराब है, मान लीजिए एक आदमी है, उसका एक किडनी खराब है, सपोज करिए, है भी ऐसे एक आदमी है यहाँ पे, उसका एक किडनी खराब है, अगर कंपनी वाले उससे ज़्यादा काम कराने लगे तो ये तो गलत बात है, उसको कराना नहीं चाहिए। चाहे सरकार है, तो कोई ऐसी दशा में उसको काम इतना डिफिकल्ट ना दे कि वो कर ना पाए। तो आर्टिकल 42 यही कहता है। उसके बाद कह रहा है कि प्रसूति सहायता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये क्या करेगा, यहाँ पे सब लोगों का ये सहायता कर रहा है, किसी को उसके मतलब काम वैसे ही दो जो उसके लिए संभव हो, और वो अगर उसको तबीयत खराब है या कुछ हो जा रहा है तो उसको वो उस हिसाब से काम ना दो कि वो ज़्यादा परेशान हो जाए। और क्या रहता है प्रसूचित सहायता, यानी कि अगर लेडीज़ कोई तकलीफ़ में है, परेशानी में है, या फिर कोई प्रेग्नेंट है, कुछ भी है, तो वहाँ पे उसको छुट्टी भी चाहिए और वो काम नहीं कर सकती, उसको छुट्टी भी चाहिए। पुरुषों को भी छुट्टी दी जाती है, हाँ, पुरुषों को भी दी जाती है, औरतों को भी दी जाती है कि देखिए आप 3 महीने तक वर्क नहीं कर सकती हो। बहुत सारी कंपनियों में, हम लोग को अगर प्राइवेट स्कूलों में जैसे मैं पढ़ाने जाती थी तो वहाँ पे छुट्टी नहीं दिया जाता था, जो काम हम कर रहे हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट वाले स्कूल, जो गवर्नमेंट वाले काम करती हैं लेडीज़, जैसे कि रेलवे में करती हैं, पुलिस में करती हैं, किसी चीज़ में करती हैं, तो अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनके लिए 3 महीने पहले से ही छुट्टी उनको दे दिया जाता है, बच्चा होने के 3 महीने के बाद। तो ये चीज़ उसमें दिया गया है। लेकिन हम लोगों को क्या है, प्राइवेट में, जैसे मैं अभी भी स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ, तो मुझे ऐसे टाइम पे छुट्टी नहीं मिलता। जो मिलता भी था तो उस समय हमारी सैलरी काट ली जाती थी, यानी आपको नहीं दिया जाएगा। 5 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, जो भी जितने दिन आप छुट्टी कर रही हो आपकी सैलरी काट ली जाएगी। लेकिन ये गवर्नमेंट वाले में, इसमें क्या है कि सरकारी वाले में इसमें सैलरी नहीं काटी जाएगी। तो यहाँ आप लोग आर्टिकल 42 के बारे में समझ गए। ये क्या है? आर्टिकल 42 का। इसके बाद आर्टिकल 43 यानी 43 कहता है क्या? आर्टिकल 43 यानी 43 कहता है कि जीवन यापन योग्य मजदूरी। आर्टिकल तो 42 कह ही रहा है कि आपको काम करना है, लेकिन आप अपने न्याय संगत बल काम कर सकते हो, या फिर मानवोचित दशाओं में काम कर सकते हो,
लेकिन जो काम आपने किया है तो आपको वेतन कितना मिलेगा? काम का वेतन आपको आर्टिकल 43 कहता है कि आपको वही मिलेगा जो कि आपका जीवन यापन हो सके, यानी कि हम अपना जीवन जो है निर्वाह कर सके, इतना आपको इसमें वेतन दिया जाएगा। आप जीवन यापन जो योग्य मजदूरी काम कर रहे हो, जो भी आपको मजदूरी मिलेगी वो आपके जीवन योग्य होगी, मतलब जीवन यापन हो सकता है, आपका जीवन निर्वाह उसमें हो सकता है, आपको इतना ही मिल सकता है। ठीक, आर्टिकल 43 भी आपको समझ में आ गया होगा। पहला में कहा है, देख लेना, पहले में कहा है कि काम की न्यायसंगत और जो मानवोचित दशाएं हैं वो प्रसूति हैं, ये सब में सहायता मिलेगा आपको, और आपको जीवन यापन योग्य मजदूरी भी आपको मिलेगी कि आपका जीवन कितने में हो सकता है, कितने में आप अपने जीवन को निर्वाह कर सकते हो, कितने में आप कैसे रह सकते हो, इतना आपको सैलरी यानी वेतन मिलेगा। आर्टिकल 43 कहता है। अब आर्टिकल 44 कहता है क्या कि समान नागरिकता संहिता। क्या कर रहा है? समान नागरिकता संहिता। ये क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये क्या होता है? देखिए, अब ये कहता है कि आपको एक समान नागरिकता संहिता मिल सकता है। जिस पोस्ट पे आप हो उस पोस्ट का आपको, मतलब कि आप उस पोस्ट पे हो और वो काम कर रहे हो तो आपको वहां पे आपको सहायता मिल सकता है, संहिता मिल सकता है। तो ये सिविल संहिता कोड है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आर्टिकल 45 में। 44 तो हो गया। आर्टिकल 45 क्या कहता है कि अगर जो बच्चा पैदा हुआ है, यहाँ पे कह रहा था कि जो बच्चों प्रसूति वाले में कि बच्चा पैदा होने से पहले ही 3 महीना बाद तक उसको छुट्टी मिलेगी, लेकिन जो बच्चा पैदा हो गया, तो आप समझ सकते हो, समझदार सभी लोग हो, जब बच्चा पैदा हो गया तो उसके लिए सरकार क्या कर सकता है? तो आर्टिकल 45 में कह रहा है कि अगर जो बच्चा पैदा हो गया तो उसके 6 साल तक 6 साल के बच्चों का प्रारंभ, देखभाल और शिक्षा ये सब करेगी सरकार, और करती भी है। छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना तो उनको इंजेक्शन लगाया जाता है, उनको ड्रॉप पिलाया जाता है, पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है, यानी ये सब सहायता करता है। और उसके बाद वो बच्चा जब स्कूल जाने लगता है, उसको जब स्कूल जाता है तभी उसकी सहायता करता है। यानी कि अगर गर्भ में है तो माँ को भी आसान, बाप को भी आसान पड़ा। बाहर निकला तो माँ जो जितना वेतन पाती थी या बाप जितना वेतन पाता है कि उसका निर्वाह हो जाए। उसके बाद कह रहा है कि आपको समाज में नागरिकता संहिता मिल सकता है आपको। इसके बाद ये कह रहा है कि आपको जब बच्चा छोटा पैदा हुआ है उस बच्चे के लिए सरकार क्या क्या सुविधा दे सकती है, सरकार क्या क्या सुविधा दे सकती है। तो बहुत कुछ देती है छोटे छोटे बच्चों को। अब हर एक भारत के हर एक कोने कोने में मान लीजिए हर जगह ड्रॉप पिलाया जाता है, पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है, पोलियो इंजेक्शन लगाया जाता है, बच्चे को ये ना हो, वो ना हो, खसरा ना हो, ये ना हो, सारा चीज़ का व्यवस्था सरकार कर रखा है। ठीक है, अब अगर ये ना भी करे तो आप आर्टिकल 37 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। अगर ये सारे चीज़ आपको जो दे रहा है अगर सरकार न दे तो आप नहीं जा सकते हो, लेकिन आपको दे रहा है तब तो ठीक है। क्योंकि जब संविधान बन रहा था तो उस समय हमें मतलब नागरिकता मिली, नागरिकता जब हमें प्राप्त हो गया तो हमें हमारा मूल अधिकार मिला कि आपका मूल अधिकार क्या क्या है वो आपको मिलेगा, चाहे जैसे भी करके आपको इतना मूल अधिकार दिया जाएगा। लेकिन जब हमारे पास पैसे होंगे, हमारे पास संसाधन होगा, संचार हो, मतलब जो भी होगा, तो हम आपको ये आर्टिकल 4 में भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेके जो 51 तक दिया गया है, इसमें भी आपको हम सहायता करेंगे।
अगर हमारे पास नहीं है, अगर मैं आप लोग का सहायता, सरकार कहता है कि अगर हम केंद्र सरकार जैसे है, चाहे संविधान में लिखा गया है कि अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, बाई चांस हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपको ये चीज़ नहीं दे पाएंगे। यानी हमारे पास संसाधन नहीं है, कुछ नहीं है, हमारे पास बजट नहीं बनता है, तो हम इतना चीज़ नहीं देंगे। या कोई सरकार बदल जा रही है, कोई सरकार दूसरी आ जा रही है, तो मैं जो आपको पेंशन दे रहा हूँ, हो सकता है दूसरी सरकार आए और वो बंद कर दे, वो न दे, तो इस पेंशन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं मतलब कह नहीं सकते हो, FIR भी नहीं कर सकते हो। यानी कि यही बात इसमें बताया जा रहा है। तो अब हम कहाँ थे? आर्टिकल 45 वाले में। तो जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको क्या होगा कि उनको हर एक सुविधा मिलेगा, स्वास्थ्य के लिए भी मिलेगा, शिक्षा के लिए भी मिलेगा। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में डाल दिया जाता है, आप लोग को तो पता है कि छोटे छोटे स्कूलों में डाल दिया जाता है, ऐसे ही देखने के लिए, वो संभालने के लिए। उसके बाद अब देखभाल सरकार कर रहा है 45 में, आर्टिकल 45 में देखभाल कर रहा है। इसके बाद 46 कहता है कि जो SC ST या BC यानी कोई भी विशेष सावधानी को बढ़ावा दे, कोई भी किसी कास्ट का, किसी अनुसूचित जनजाति, किसी कास्ट का कोई भी है, वो क्या करे कि एक दूसरे को बढ़ावा दे। ये नहीं कि कोई हाई लेवल में है तो उसको हम नीचे खींच के कर दे, नहीं हो सकता है। या कोई, अब नीचे को हम उठा सकते हैं ऊपर, सरकार नीचे वाले को हर एक साधन दे के हर एक चीज़ करके उठा सकती है। सुने हो आपने, यहाँ पे भर्ती निकली है, SC के लिए इतना, ST के लिए इतना भर्तियाँ निकली है और जनरल के लिए इतनी ही निकली है। तो आप तो ये चीज़ को मानते हो और आप लोग बहुत बार देखे हो, क्योंकि आप लोग फॉर्म डालते हो तो आप लोग समझ सकते हो सारी बातें। तो इसमें यही चीज़ बताया गया है। इसके बाद आर्टिकल 47 में कहता है, अब देखना अब यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके बारे में कितना वेतन दिया जाएगा माँ बाप को, उसके बारे में, समान नागरिकता मिलेगा, नागरिकता संहिता होगा, इसके बारे में। इसके बाद दिया गया 45 में कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं और 6 साल तक उनको क्या देखभाल करना चाहिए, ये भी बता दिया गया। फिर उसके बाद तुरंत बताया गया कि अब जो बच्चा पैदा करने वाला है वो तो कोई एक ही कास्ट का, जनरल का तो नहीं होगा, सारे छोटे कास्ट, अनुसूचित जनजाति सब लोग हैं। तो ये भी इनको क्या होगा, समान उनको लेवल बढ़ाया जाएगा। उन जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको कितने मतलब कि कितने भर्तियाँ निकाली, क्या क्या हो रहा है, इसके लिए ये सब बताया गया है। इसके बाद आ रहा है आर्टिकल 47। इसमें कह रहा है कि पोषादार आहार। अब जो बच्चा स्कूल में छोटे पे गया है, 6 साल का मान लीजिए, जो बच्चा 3-4 साल के बाद 5 साल तक डाल दिया जाता है, तो जो बच्चा स्कूल में गया है तो उसके खाने के लिए भी तो जुगाड़ होगा, तो उसको पोषादार आहार चाहिए, यानी उसका पेट भरने के लिए भी अब आहार चाहिए। इसमें आर्टिकल 47 में बताया गया है। यानी सरकार इतनी सुविधा देगी, लेकिन जब उसके पास नहीं रहेगा तो कोई सुविधा इसमें से नहीं दे सकती है। अब देखना, अब कह रहा है कि कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि का तो आप जानते हो कि हर गांव में, हर एक गांव में कृषि होती है और वहाँ पे सब सही से संचार मतलब वो करता है कि कैसे चलेगा कृषि के बारे में। उसके बाद पशुपालन का संगठन हो, कृषि कर रहे उसका भी संगठन, पशुपालन का भी संगठन। यानी पशुपालन, इस जैसे गाय की हत्या ना हो, किसी पशु का भी हत्या ना हो, दुधारू का जो दूध देता है उसका भी ना हो। यानी कि इसमें कहा गया है कि आप किसी का हत्या, किसी पशुओं का हत्या आप नहीं कर सकते हो। आप संगठन बना के संगठित रह सकते हो, लेकिन आप किसी गाय हो, कोई जानवर हो, उसका आप लोग यानी कि उसको कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बताया गया है। इसके बाद उसी में आर्टिकल, देखो यहाँ पे लिखी तो नहीं हो, लेकिन आर्टिकल 28 क में कहता क्या है, इसमें कह रहे हैं पर्यावरण को बचा कर रखना।
अब पर्यावरण को बचा के रखना, कैसे पर्यावरण बच के रहेगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो पेड़ पौधे जहाँ भी वन है, पेड़ है, पौधे है, पार्क है, जो भी आप लगा रहे हो वहाँ पे सब तोड़ काट के थोड़ा ना रख देंगे। तो इसको क्या करना है? इसको बचा के तो रखना है। आपको पता है कि इसको बचा के रखना है, और बचा के ही रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोबारा जब कृषि करवा दिया, पशुपालन यानी करा दिया, अब तो वातावरण, पर्यावरण सब कुछ तो सही होना चाहिए। मरना तो नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, हम कृषि हो गया, भोजन कर लिया, आराम से हो गए, ना ऑक्सीजन मिले ना कुछ। तो ये क्या कर रहा है आपको? आर्टिकल 48 का कहता है कि पर्यावरण को बचाकर रखना पड़ेगा आपको। अब आर्टिकल 49 कहता क्या है कि राष्ट्रीय महत्व का रक्षा करना पड़ेगा। जो राष्ट्रीय महत्व है, जैसे कि अशोक चक्र हो गया, कुछ भी हो गया, ऐसे चीज़ों को आपको उनका महत्व करना पड़ेगा, एकदम बचा के रखना पड़ेगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जितने भी अपने नेशनल जो भी हैं, इनको बचा के रखना पड़ेगा। आर्टिकल 49 कहता है, ठीक है। अब आर्टिकल 50 क्या कहता है? आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये क्या है कार्यपालिका और क्या है न्यायपालिका? ये न्यायपालिका क्या है? अब देखिए, जो आप काम करते हो, मान लीजिए जो हम काम कर रहे हैं, जो काम हम करते हैं, तो हमारे काम को पहले कौन देखता है? अगर हमने कोई गलती कर दिया, मान लीजिए कोई टैक्स हमने नहीं दिया, सरकार को, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हम उसका टैक्स नहीं दे पाए, नहीं भर पाए, तो क्या डायरेक्ट हमें क्या न्यायपालिका यहाँ पे जाना पड़ेगा, या फिर ये कार्यपालिका हमें ले जाएगा? तो कार्यपालिका में कौन कौन आता है? जैसे कि पुलिस हो गया, डीएम हो गया, अरे ये पुलिस हो गया, जो अधिकारी हैं वो अधिकारी। अब हमने किसी को नहीं दिया, हमने किसी को टैक्स नहीं दिया, जो भी टैक्स बनता है उसका हमने नहीं दिया, तो ये हमें उठा के ले गया, उठा लिया, तो अपने पास ही रखेगा? अगर वो मैं बोलूँ कि देखो ये अपने पास तो रखेगा नहीं, ये ले जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे। ये कौन है यहाँ पे बैठा हुआ? जज ये फैसला कर देगा कि आपने क्यों नहीं दिया, क्यों ये काम कर रहे हो। डायरेक्ट न्याय यहाँ पे इसमें जाके फैसला हो जाएगा। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को बहुत ध्यान से ये भी आप समझ लेना। अब करें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बढ़ावा देना। क्या है 51? आर्टिकल 51 क्या है? आर्टिकल 51 कहता है कि शांति बनाए रखना, राष्ट्र का सुरक्षा करना, अशांति न फैलाना, इसका बढ़ावा देना है। यानी कि आप शांति से कोई काम करना, अशांति नहीं फैलाना, राष्ट्र का सुरक्षा करना, आप कहीं जाके विद्रोह नहीं कर देना, अच्छा सुझाव देना, बस मौन धारा, शांति से रहना। तो ये आर्टिकल 51 कहता है क्या? सुरक्षा और शांति का बढ़ावा दे रहा है कि आप सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय का सुरक्षा करना। अब हम ये नहीं कि चाइना में घुस जाएं, जाके हंगामा करने लगे, उसके लिए हमें शांति तो पहले माहौल बनाना पड़ेगा। कोई पकड़ लिया किसी को तो तुरंत सारे भारतवासी दौड़ते दौड़ते गए और चाइना से उसको उठा लाए। तो शांति, सुरक्षा, इन सबों का बढ़ावा नहीं देना, अरे बढ़ावा देना, मतलब बढ़ावा नहीं देना, यानी कि आप अच्छे से रहना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये आर्टिकल 51 में कहा गया है। तो आज आपका जो भाग 4 है ये भी समाप्त हो गया, यानी भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। मैं इतना वीडियो आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51 तक। आज पूरा टोटल फाइनल हो गया है। ये इसके बाद आर्टिकल जो भाग 5 आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल में आप इतना देख लीजिए कि ये पूरा आप समझ लेना एक बार, जो आर्टिकल 51 तक है। ठीक है, थैंक यू।